Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 29 सितंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सबको मैप में जाकर देखना है कामलंग टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर ना आपको 4 अलग अलग बॉडीज़ के नेम दिए गए हैं। बताना यह है कि इनमें से कितनी बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक बॉडीज़ हैं, यानी जिनके बारे में संविधान में मेंशन किया गया है। सबसे पहली बॉडी का नाम दिया गया है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड का नाम है नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट्स। थर्ड का नेम है नेशनल लॉ कमीशन और फोर्थ का नेम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरेसल कमीशन। तो चारों में से कितनी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों हैं या ऑप्शन नंबर डी चारों की चारों ये बॉडीज़ हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों थंबनेल में जो मेंशन कर रखा है मैंने वो साइकी मिशन के बारे में, यानी हमारे स्पेस में एक ऐसी चट्टान भी है जिसकी वैल्यू पूरी पृथ्वी पूरी दुनिया की इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा है। तो आप कहोगे ऐसा कोई चट्टान है, बिल्कुल, उसका नाम है साइकी। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है पहले वो बताता हूँ, फिर एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। यहीं पर आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी है, उसके बाद इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे के रीज़न क्या है और इस पे जो अभी मिशन भेजा जा रहा है उससे क्या हमारे फ़ायदे होंगे। बहुत कुछ है यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर में जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूँ, यूपीएससी के अंदर स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अभी कल इसके बारे में डिटेल से पब्लिश भी किया है कि जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स यूएस की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी यानी इलॉन मस्क की कंपनी, सबको पता है। बाकी यूएस की जो गवर्नमेंट चलाती है स्पेस एजेंसी वो है नासा। तो ये दोनों ही मिलकर क्या करने वाले हैं, एस्टेरॉइड साइकी के ऊपर एक मिशन भेजने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंडर ये मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। खैर मेन जो मिशन है वो नासा का ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इसको लॉन्च स्पेस एक्स करेगा क्योंकि स्पेस एक्स के पास में वो कैपेबिलिटीज़ है लॉन्च करने की। तो कह सकते हो 1 सप्ताह के अंदर एस्टेरॉइड साइकी का जो यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है, इस एस्टेरॉइड पर जल्दी ये मिशन लॉन्च हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा और फिर कुछ समय पर वहाँ पहुँचेगा और पहुँचने के बाद में कह सकते हो वहाँ पे कुछ समय तक रुकेगा, लगभग 2 साल तक रुकेगा, रिसर्चेस करेगा, बहुत सारा डेटा हमको भी प्रोवाइड करवाएगा। तो नासा ने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च दिए हैं अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, रॉकेट्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, ताकि इस मिशन को जल्द से जल्द यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। नाउ अब यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये साइकी मिशन एग्जैक्टली क्या है, मैं आपको ये थोड़ा डिटेल से समझाऊँ। इस मिशन का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ है नासा का साइकी मिशन को लेकर, ये तो आपको समझ में आ चुका है एग्जैक्टली खबर क्या है हमारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो मिशन है नासा का ना, इसको यहाँ पर एक नाम भी दिया जा रहा है, जर्नी टू द मेटल वर्ल्ड। क्योंकि जो साइकी है वो बेसिकली एक मेटल वर्ल्ड है। मेटल वर्ल्ड यानी कि पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है, बहुत सारे मेटल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो जर्नी होने वाली है साइकी मिशन के ऊपर में, ये स्पेशली एक एस्टेरॉइड पर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एस्टेरॉइड क्या होता है, आपको पहले भी पढ़ा रखा है। हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं और उन रॉकी पार्टिकल्स में कुछ बहुत ही बड़े साइज़ के हैं और कुछ का साइज़ काफ़ी छोटा भी है। अगर मैं आपको बताऊं रॉकी पार्टिकल्स की, तो उसके लिए मैंने आपको कई बार एस्टेरॉइड मेन बेल्ट के बारे में पढ़ा है। आज से शायद कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था।
अगर आप स्पेस को देखोगे तो अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, इसको मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बेल्ट मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में होती है। इधर आप देख पाओगे ये है जुपिटर और ये रहा मार्स, इनके बीच में जो ये पूरी बेल्ट चल रही है इसको हम मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बेल्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े साइज़ के चट्टान आपको देखने को मिलेंगे। और इनमें से इस बेल्ट में से कुछ कह सकते हो गिनी चुनी बहुत पॉपुलर चट्टानें भी हैं, जिसमें से एक चट्टान साइकी है। ठीक है, अब वो साइकी बेसिकली उस रॉकी पार्टिकल का नाम है जिसके ऊपर मिशन भेज रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो नाम है इसका वो साइकी मिशन रख दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये स्पेसक्राफ्ट नासा लॉन्च करेगा, नासा स्पेसएक्स ऑब्वियस सी बात है दोनों मिलकर जो लॉन्च करेंगे, इसको बहुत समय लगने वाला है, लगभग 6 साल लगेंगे। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है 3.6 बिलियन किलोमीटर्स का एरिया कवर करने के बाद में इस साइकी तक वो पहुँच सकेगा स्पेसक्राफ्ट। ये जो साइकी वाला एस्टेरॉयड है कहाँ पर है, जैसे मैंने बोला मार्स और जुपिटर के बीच में जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है, उस बेल्ट में काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो बहुत जाने माने हैं, पॉपुलर हैं। उनमें से एक साइकी भी है, इसको हम लोग 16 साइकी के नाम से भी जान रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये साइकी है इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा कैसे पता चला, इसका इतिहास क्या है, नाम इसका साइकी क्यों रखा गया, आओ थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो साइकी मिशन है या फिर साइकी जो एस्टेरॉयड है, ये साइकी एस्टेरॉयड कितनी दूर स्थित है, जैसे मैंने बोला कि लगभग कह सकते हो 370 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। ठीक है, यानी कि मार्स और जुपिटर का जो बीच में बेल्ट एस्टेरॉयड वाली, उसी बेल्ट में ये साइकी वाला जो एस्टेरॉयड है वो भी हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो साइकी है इसके बारे में डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी 1853 में की गई थी। एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम है एनीबेल डे गैस्पर्ड, उन्होंने यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की थी। और मैं आपको बता दूं नाम इसका साइकी क्यों रखा गया है, एक ग्रीक गॉडेस यानी ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉडेस हुआ करती थी, गॉडेस ऑफ द सोल, तो उनके नाम के ऊपर यह साइकी का नाम रखा गया है। गॉडेस ऑफ द सोल मतलब आत्मा की देवी, ये आप देख पाओगे फोटोज़ वगैरह आपको गूगल पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो इनके नाम के ऊपर ही इस चट्टान का नाम साइकी रखा गया। हमारे पास में ऐसे हज़ारों एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो केवल यहाँ पर मिट्टी, कंकड़, रॉक, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। लेकिन ये जो साइकी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट होने के पीछे का रीज़न है, जैसे हमारे अर्थ का कोर होता है ना। अब अर्थ का कोर आप लोगों ने दोस्तों कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पृथ्वी के अंदर देखोगे तो एक जो मेन पॉइंट है, एक दो मेन इनर कोर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब ये हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल बन रहा था तो जो साइकी नाम का एस्टेरॉयड है वो भी प्लैनेट बनने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसके प्लैनेट का प्रोसेस बीच में ही रुक गया, इस वजह से वो कोई नया प्लैनेट नहीं बन पाया। ठीक है, वो केवल और केवल यहाँ पर एक मेटल का जो चट्टान है वो रह गया। इस चट्टान में आपको ढेर सारी जो मेटल्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये मेंशन किया कि जो ये साइकी है ये बहुत ही ज़्यादा मेटेलिक है, बहुत सारे मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका शेप एकदम आलू की तरह है, पोटैटो की तरह। और बोला जा रहा है कि लगभग अगर इस साइकी को, इस एस्टेरॉयड को सूर्य का एक चक्कर मारना पड़े तो जैसे पृथ्वी पर 1 साल होता है ना, ऐसे ही 5 साल लगेंगे इसको सूर्य का एक चक्कर मारने में। लेकिन अगर अपने ही एक्सिस में यानी अपने ही जगह पर इसको घूमना हो, रोटेट करना हो, तो अपने ही एक्सिस में 4 घंटे के अंदर अंदर रोटेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी 24 घंटे में रोटेट होती है, वैसे यहाँ पर ये 4 घंटे में हो जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपसे पूछी जाएगी। अब बात है यहाँ पर इस साइकी मिशन के कुछ फाइंडिंग्स के बारे में। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर जो ये लेटेस्ट स्टडी आई है या साइकी की कुछ फ़ोटो वगैरह भी अगर हमें मिली है, इसको ऑब्जर्व वगैरह किया है तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से जो हमारी एक क्लियर पिक्चर है साइकी का वो देखने को मिला। हबल स्पेस टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसको हमने लो अर्थ ऑर्बिट में साल 1990 में लॉन्च किया था और अभी तक यहाँ पर वो ऑपरेशन में देखने को मिला। पिछले कुछ समय तक तो वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम कर रहा था, बीच में कुछ इश्यूज़ भी हुए थे, आपको पता है, न्यूज़ वगैरह निकल कर आई थी। अब उसके बाद में अब बात करते हैं कि इसी टेलीस्कोप ने ये देखा कि जो साइकी है, साइकी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एस्टेरॉयड है। बाकी सारे एस्टेरॉयड के कंपैरिजन में ये थोड़ा अलग है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस साइकी के अंदर में बहुत सारा आयरन के साथ साथ निकल जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिनकी वैल्यू अर्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं, जो ये साइकी है ये बिल्कुल अर्थ के कोर की तरह है। जैसे अर्थ का एक मेन कोर है जो मेटल से बना हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो ये साइकी भी है जो पूरा मेटल है। और बोला जाता है इसकी जो ये अपर वाली लेयर्स है वो बन नहीं पाई, नहीं तो फिर ये भी एक प्लैनेट बन जाता, लेकिन इसका प्रोसेस बीच में ही रुक गया। मैं आपको बता दूं कि इस एस्टेरॉयड के ऊपर, इस साइकी के ऊपर जो आयरन है
जो आयरन यहाँ पर केवल आयरन का ही अगर आप टोटल वैल्यू निकालोगे तो वो आयरन की वैल्यू लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होगी, केवल आयरन की वैल्यू। बाकी और मेटल्स देखोगे तो और ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सर ये क्वाड्रिलियन यूएस डॉलर्स क्या होता है? मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो 1,000 में 3 जीरो होते हैं, ठीक है, सबको पता है। अब 1,000 के बाद आएगा 10,000, 10,000 के बाद में 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 1 बिलियन, और बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, और ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन। और अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलियन की। तो इस वैल्यू पर आपको वो जो एस्टेरॉयड है वो देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, मतलब एकदम सटीक तौर पर देखें इसकी टोटल वैल्यू, तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियंस होते हैं। सही कह रहा हूँ? 1 ट्रिलियन के अंदर में 1,000 बिलियंस होता है। वैसे ही जो 1 क्वाड्रिलियन होता है, यानी कि जो 1 क्वाड्रिलियन देखने को मिलेगा, इसमें 1,000 ट्रिलियंस होते हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होते हैं, लेकिन 1 क्वाड्रिलियन में 1,000 ट्रिलियंस होते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम ओवरऑल अपनी पृथ्वी की इकॉनमी के बारे में बात करें, तो जैसे यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनका कुछ एक्सपेक्टेड अनुमान भी है। वैसे अगर पुराना डेटा देखोगे 2017, 2018, वो सारे डेटा के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्पेशल डेटा है। ये डेटा एक्सपेक्टेड डेटा भी बताता है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 2023 के साल के अंत तक जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी लगभग 105 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होने वाली है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी की जीडीपी बेसिकली 105 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होने वाली है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 5 ट्रिलियन डॉलर थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, जो कि ये सारा का सारा डेटा पब्लिश करती हैं। इनमें भी यहाँ पे अगर आप साल के अंत में देखोगे तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनकी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी रहेगी, तो वो यूएस है। सबसे टॉप पर यूएस होगा, यूएस के बाद में चाइना, जापान, जर्मनी, फिर इंडिया 5th नंबर पर, देन यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील। इस प्रकार का यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर। तो आप बता रहे होंगे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो दुनिया की इकॉनमी है, इसकी जो टोटल वैल्यू है, जो इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ये 105 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पूरे चट्टान की वैल्यू कितनी है क्वाड्रिलियन में। तो ट्रिलियन कहाँ और क्वाड्रिलियन कहाँ, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस साइकी के ऊपर में बहुत सारा आयरन, निकल, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल बेसिक से समझ में आया कि साइकी एग्जैक्टली क्या है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, कि ये जो साइकी एस्टेरॉयड है, इस एस्टेरॉयड का साइज़ क्या है। तो लगभग बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर्स का इसका डायमीटर है। 200 किलोमीटर्स का डायमीटर, मतलब कह सकते हो एक ह्यूज साइज़ का ये एस्टेरॉयड नज़र आएगा। साइज़ में फिर भी कितना बड़ा, अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ तो आज से कई सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो डायनासोर ख़त्म हुए थे, सबको पता है ना, जो डायनासोर्स यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हुए थे, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड एस्टेरॉयड टकराया था पृथ्वी से, जिसकी वजह से तबाही मची थी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो वाला जो एस्टेरॉयड है ना, वो इस साइकी वाले एस्टेरॉयड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो साइकी का जो साइज़ है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। खैर, इससे पृथ्वी को कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी से कभी नहीं टकराएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इसके साइज़ का फिर भी एक और अंदाज़ा बताना चाहूँ, तो कह सकते हो कि इसका वज़न, इसका साइज़ इतना ज़्यादा है कि लगभग 1,30,000 से ज़्यादा जो माउंट एवरेस्ट है, वो यहाँ पर कह सकते हो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, 4 बिलियन पिरामिड जो गीज़ा के हैं उसको भी ले सकते हो। 47 ट्रिलियन जो बोइंग 747 एयरप्लेन्स हैं उनको आप ले सकते हो। तो मतलब इन सब को भी मिला लोगे तो भी यहाँ पर वो इस साइकी को टक्कर नहीं दे सकते। इतना ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो इसका जो मास है वो देखने को मिलता है, इसका वज़न इतना देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें हो गई जो कि साइकी मिशन के बारे में है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आने वाले समय में दोस्तों इसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस वजह से इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, जैसे मैंने आपको समझा दिया, तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ अब आगे आते हैं दोस्तों, इस लेक्चर के जो भी नोट्स होंगे, वो नोट्स अगर आपने लेने हैं तो उसके लिए आप एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस पेड ग्रुप में डेली करंट नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली होता है कि जैसे आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी डिटेलिंग्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, हर एक आर्टिकल के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। अब इस लेक्चर के अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो घंटों लग जाएंगे, और रोज़ रोज़ ये करना है। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म का पीडीएफ दिया जाता है, एकदम प्लेन पीडीएफ, एकदम प्लेन पीडीएफ, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना प्रिंट आउट निकलवाने के लिए भी, या फिर कह सकते हो उसमें आपने कुछ हाईलाइट करना है, नोट डाउन करना है, ऐसा भी यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो।
क्योंकि वो A4 शीट में होगा तो यहाँ पे जितनी सारी स्लाइड्स हो जाती हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम स्लाइड में वो सारा का सारा जो डेटा है वो फिक्स हो जाता है। मैं आपको बता दूं, वो जो PDF है वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। उसको ज्वाइन करने के लिए आपने एक ग्रुप को ज्वाइन करना। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसका अमाउंट 499 है। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आपको जो भी फ़ायदे मिलेंगे वो सब आपको बता दिए जाएंगे। कब? जब आप पेमेंट करने के लिए आओगे व्हाट्सएप पर। ये नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर जब आप पेमेंट करने के लिए आओगे मेंशन कर देना वैसे कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। लेकिन पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पहले आप पूरे डेमो वीडियो को देख लेना कि मुझे इस ग्रुप से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जाके आप अपना पेमेंट करना, ठीक है। नाउ एक चीज़ और दोस्तों, हम एक टारगेट रखते हैं यार 5000 लाइक्स का। प्लीज़ आप लोग उसको सपोर्ट कर दिया करो, इतना पहुंचा दिया करो यार। वीडियो लेट हो जा रहा है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, काफ़ी सारे लोग के शेड्यूल बिगड़ चुके हैं, बट यार थोड़ा सा वेट कर लो, मैं वापस से ट्रैक पर आ जाऊँगा। और अभी यहाँ पर कुछ और ही करेंगे, कल देखते हैं यहाँ पर कैसे लेके आते हैं या परसों कैसे लेके आते हैं। थोड़े यार मुझे टाइम चाहिए अभी, क्योंकि मेरा हाथ सेट नहीं है इस PDF के ऊपर। मुझे ये PPT बनाने में घंटों लग जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर ऐसे यहाँ पर सीधा ऐसी कॉपी पेस्ट कर दो वाइट पर ही और ऐसे समझा दो। तो यार मेरा जो काम है ना, मैं फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अब यही होता है कि मैं अगर ऐसे ही करके मतलब ऊपर से पढ़ा के निकल जाऊँ तो यार मुझे खुद अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब भले ही मुझे यहाँ पर इस PPT को बनाने में 4-5 घंटे जो भी लगे हों, लेकिन उसके बाद अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई देख रहा है, उसको फ़ायदे हो रहे हैं, तो एक मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरा केवल यही नहीं है कि यार मेरा एक टाइम पीरियड फिक्स है, मुझे इस समय डालना ही वीडियो है, ये है वो है, कि जो भले ही ज़्यादा कवर हो कम कवर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और बीच में यहाँ पर कल यार हमारा दूसरा चैनल पर वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि कल मेरे मतलब थ्रोट में पेन था, जो मैंने दिखाया तो इन्फेक्शन आया हुआ है, और उसी इन्फेक्शन की वजह से कल मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी, और आज भी ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप वॉइस को भी मैनेज कर लेना ना। चलो वापस आते हैं डिस्कशन पर। तो आज का जो पेज नंबर 1 है वहाँ पर GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल आपको पता होगा ये जो पर्सन है ये दिन भर पूरे न्यूज़ में छाए हुए थे, इनको लेकर हर एक आर्टिकल ट्रेंड कर रहे थे। इनका नाम है MS स्वामीनाथन। 1925 में इनका जन्म हुआ था, अभी कल इनकी डेथ हो गई है। इस वजह से न्यूज़ में इसलिए भी इनको वैल्यू मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो भारत के अंदर में हरित क्रांति आई थी, उसके जनक माने जाते हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाए जाते हैं MS स्वामीनाथन जी। तो अभी यहाँ पर इनके बारे में काफ़ी कुछ समझाया जा रहा है, सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। जब इनकी डेथ हुई है तो इनकी एज लगभग 98 के आसपास थी। दोस्तों बोला यह जाता है कि एक समय था इंडिया के अंदर में, लगभग 1960s के समय का, इंडिया में बुरे हालात थे खाने को लेकर। यानी कि खाने को अन्न बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ पर अनाज की जो उत्पादन है वो इतना नहीं हुआ करता था। और मैं आपको बता दूँ कि बंगाल फेमिन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। लोग भुखमरी से मरने लगे थे, खाना मिल ही नहीं रहा था लोगों को। ऐसा सिनेरियो भी यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद हमारे देश के अंदर में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं MS स्वामीनाथन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और MS स्वामीनाथन जी के साथ साथ इन्होंने मिलकर काम किया था 2 पर्सन के साथ में। एक थे सुब्रमण्यम और दूसरे हैं जगजीवन राम। तो इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को तैयार किया और ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति थी, इसमें मेन मकसद ये था कि इंडिया के अंदर में जो वीट है, जो गेहूं है और जो चावल है, इसके प्रोडक्शन को, इसकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ये हमारा मेन मकसद था। और ऐसा किया भी गया। और आज इसके ऊपर आप देख पाओगे कि इंडिया के अंदर में फिर भी जो फूड सिक्योरिटी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है। ये यहाँ पर बात हो गई। अब उसके बाद इनके बारे में बताया गया, इनकी फैमिली के बारे में बताया गया। इनकी 3 डॉटर्स हैं, तीनों डॉटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। खैर वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनके बारे में आने वाले सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने वाला है, गारंटी के साथ में। तो इस वजह से अब क्वेश्चन बनेगा घुमा कर, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन टफ हो चुके हैं। एक ज़माना था जब ऊपर से पूछ लिया, वो सबको पता था, बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछे जा रहे हैं। हर एक एग्जामिनेशन में ये पैटर्न हो चुका है। तो कहीं से भी पूछा जाए क्वेश्चन, कहीं से भी डीपली, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे, ऐसा डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन ये पर्सन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। न्यूज़ में क्यों है मैंने आपको बता दिया। इनका पूरा नाम है मोंगकोम संबशिवन स्वामीनाथन। एक लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे। 28 सितंबर यानी कल के दिन 98 की इनकी एज थी, और उस दौरान यहाँ पर ये अपने बीमारी की वजह से जो है ये गुजर गए हैं,
ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था। 1960 से लेकर 70 के बीच में दोस्तों इंडिया का जो पूरा का पूरा फार्मिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से चेंज हुआ। 10 सालों में जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट के तौर पर देखने को मिला। मैं आपको इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ। इनकी शुरुआत मतलब अर्ली लाइफ कैसी थी, एजुकेशन कहाँ से हुआ। तो इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु के अंदर में एक जगह है कुंभाकोनम, एग्जैक्टली वहाँ पर। तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपना जो करियर है वो सिविल सर्विसेज के अंदर में ट्राई किया कि भाई इनका मकसद ये था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देकर एक IAS IPS बनूं, और इन्होंने क्लियर भी किया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद ये एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर इनका मेन गोल था एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए क्यों? क्योंकि इनका पैशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में कुछ कर दिखाना। और ये सब कुछ कैसे हो पाया? क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था प्लस बंगाल फैमिन जो हुआ था 1942 से लेकर 43 के बीच में, जब खाने का पूरा अकाल पड़ चुका था, उस दौरान यहाँ पर ये इंस्पायर हुए थे इन सब चीज़ों से, इन इवेंट से। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की ठानी। उसके बाद इन्होंने अपना एडमिशन करवाया एग्रीकल्चरल कॉलेज के अंदर कोयम्बतूर में, और अपना जो भी इंटरेस्ट था, जो भी यहाँ पर मतलब उनका मन था करने का एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको पूरा तरह से परस्यू किया। अब परस्यू करने के बाद में इन्होंने मन लगा के काम किया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमारे देश के कई सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ पर इन्होंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से अपने एक छाप छोड़े हैं। कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जो स्वामीनाथन है, इन्होंने अलग अलग जो पोजीशंस इनको गेन किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। इंडिया के अंदर भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इनको मिली, प्लस विदेशों में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिली। इनका जो रोल था एक इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन की तरह। जैसे हमारे पास में एक बॉडी है आज के समय पर जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, तो 1981 से लेकर 85 तक ये इसके चेयरमैन बने रहे, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के बारे में आप पढ़ते होंगे, उसके प्रेसिडेंट ये रहे। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के प्रेसिडेंट बने ये। देन उसके बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल यहाँ पर ये बने, जो हमारा ICAR नाम की बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो उस पर डायरेक्टर जनरल रहे। और इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने अलग अलग बॉडीज़ के अंदर में गेन की, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर इनकी हो चुकी थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, और इंडिया के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट, वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। स्वामीनाथन जी का जो ये मिशन था वो ये था कि जो भारत का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, पूरा ये जो कृषि क्षेत्र है, इसको पूरी तरह से बदलना है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने फोकस किया हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ के ऊपर में, यानी कि ऐसी फसलें जिनका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसके ऊपर उन्होंने स्पेशल फोकस किया। हमारी सिंचाई के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। जो हम खाद यूज़ करते हैं अपने जो भी फसलें हैं उसके लिए कि भाई फसल बढ़िया से उग सके, उन खाद का यूज़ का इन्होंने प्रमोशन करना शुरू किया। भाई खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि खाद यूज़ करोगे फसल ख़राब कम होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और दूसरी तरफ हम लोग ऐसी फसलें भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें से ज़्यादा जो हमें प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। और इंडिया में जब ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो हमें एक रिज़ल्ट देखने को मिला। रिज़ल्ट ये था कि भारत के अंदर जो गेहूं का प्रोडक्शन था, गेहूं का उत्पादन था, ये 1947 के अंदर अगर आप देखोगे तो केवल 6 मिलियन टन था। पूरे इंडिया में, आप इमेजिन करो, पूरे इंडिया में 1947 में गेहूं का उत्पादन केवल 6 मिलियन टन था। और अभी 1964 से 68 के बीच में ये जो उत्पादन है ये बढ़कर 17 मिलियन टन हो चुका था ड्यू टू दी ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसने कहीं ना कहीं भारत की जो फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद था कि भाई हर एक व्यक्ति के पास खाना पहुंच सके, ठीक है, सस्ते दाम में अफोर्डेबल और न्यूट्रिशियस खाना पहुंच सके। तो इसके लिए यहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसने कहीं ना कहीं भारत की फूड सिक्योरिटी को पूरी तरह से मजबूत किया। प्लस साथ ही साथ में जो हमारा डिपेंडेंस था, हम कई सारे देशों से बहुत सारा जो यह अनाज है वो परचेज़ किया करते थे, वो डिपेंडेंस, वो निर्भरता हमारी ख़त्म की गई। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये तो हम समझ गए ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अगर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका, तो वो क्या था? तो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे दोस्तों आपके पास में ये 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर काम किया क्रॉप की अलग अलग वैरायटीज़ को बढ़ाने में, ठीक है, क्रॉप की वैरायटीज़ को बढ़ावा देने में। गेहूं के ऊपर फोकस किया। अब गेहूं के बाद इन्होंने चावल के ऊपर फोकस किया। तो गेहूं और चावल दो मेन चीज़ों के ऊपर इनका एक सबसे बड़ा फोकस था। और फिर उसके बाद में इन्होंने सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटीज़, यानी गेहूं की कुछ और नई नई वैरायटीज़ यहाँ पर उनको डेवलप करना शुरू किया, है ना, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। फिर उसके बाद में नॉर्मल बारलॉग के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन करने के बाद में एक ड्वार्फिंग जीन जो है, एक ड्वार्फिंग जीन हमारे गेहूं के अलग अलग वैरायटीज़ में इन्होंने लाने की कोशिश की, जिससे अगेन एक वीट रिवॉल्यूशन आया, गेहूं का उत्पादन देश में तेज़ी से बढ़ गया। और स्वामीनाथन जी ने यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, उसको यहाँ पर एनालाइज़ किया कि भाई इसमें समस्याएं क्या क्या हैं।
जैसे सबसे पहले कि भाई जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कैसे बचा कर रखना है हमें, है ना। काफ़ी बार क्या हो रहा है, जो ये कीटनाशक होते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, जिससे फसलें ख़राब हो जाती हैं या नुकसानदायक हो जाती हैं। तो इन सब चैलेंजेस को इन्होंने एनालाइज करने के बाद में जो एक प्रॉपर सोल्यूशन है वो यहाँ पर लेकर आए। उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, यानी ज़मीन के नीचे से जो पानी निकाल कर हम सिंचाई कर रहे थे, इसकी स्पीड भी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। तो ये वाला जो रिस्क है इसके ऊपर भी इनका एक स्पेशल फोकस रहा। तो ये बेसिकली दोस्तों आप देख पाओगे। तो दोस्तों ये हो गई इनके कंट्रीब्यूशन की बात, ठीक है। कैसे यहाँ पर जो ओवर एक्सप्लॉइटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर है इसको यहाँ पर इन्होंने अपने नज़रों में रखा, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर अच्छे से जाना। उसके अलावा इनका एक और बहुत बड़ा रोल था, जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन के ये हेड भी थे 2004 से लेकर 6 तक। और इस कमीशन के दौरान इन्होंने पूरी तरह से फोकस किया जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, इनका किस तरीके से कल्याण किया जा सके। और इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि जो एमएसपी होता है दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमारे लिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एमएसपी दी जाती है किसान भाइयों को वो बढ़ा दी जाए। कम से कम 50% ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितना पैसा लग रहा है फसल को लगाने में उससे कम से कम 50% तो ज़्यादा होना चाहिए वो अमाउंट जो यहाँ पर सरकार की साइड से इनको मिल रहा है। इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस है, यानी फार्मर्स का जो वेलफेयर है, जो कल्याण है, उसके ऊपर यहाँ पर ये इन्होंने एक मेजर फोकस रखा। इसी वजह से क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा था जिस वजह से इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए। फॉर एग्जांपल स्वामीनाथन जी को सबसे पहला अवार्ड यानी जो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ था वो यहाँ पे मिला 1987 में। क्यों? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भारत के चावल और गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा था। और इतना ही नहीं, फिर उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये दोनों ही अवार्ड्स जो हैं ये भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये बात हो गई अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की। तो दोस्तों इनके बारे में जो भी बेसिक डेटा है वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, इतिहास क्या है वो आपको समझा दिया है, और जितना भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है, इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से आप लोगों को लेकर चलना है, सुनना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो उसको ध्यान से सुनना। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रहा दोस्तों। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में मेंस में पूछा है, तो आप पेपर चेक करोगे तो आपको ये सवाल मिलेगा। इसमें भले ही एक पार्ट और ऐड है, यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन जी के साथ साथ जो विश्वेश्वरैया जी थे उनका कंट्रीब्यूशन भी पूछा गया था। खैर वो मैंने पार्ट हटा दिया है, केवल आपको एक ही पार्ट अटैम्प्ट करना है, इस वजह से कम शब्दों में भी आंसर लिखना है। तो आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो यूपीएससी का 2019 का जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो लिख रहे होंगे। क्वेश्चन यह है कि हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। भारत देश को किस तरीके से एमएस स्वामीनाथन जी का जो योगदान था उससे फ़ायदा हुआ है हमारे कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ये आपने समझाना है केवल 150 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया आंसर लिख सकें। क्वेश्चन बोलता है कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान से भारत को कैसा लाभ हुआ है, ये आपने समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे जाना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जो आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉपरेशन करके यहाँ पर वो पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में, क्योंकि आपको पता होगा फ्राइडे में पिक्चर ऑफ द वीक आता है, तो ये फ़ोटो आपको दिख रहा है वैसे सफदारगंज टॉम का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस फोटो को देने का मकसद है वर्ल्ड टूरिज़्म डे, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे हमारे आर्टिकल में वर्ल्ड टूरिज़्म डे के बारे में फोकस किया जा रहा है। क्या है वर्ल्ड टूरिज़्म डे, भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति क्या है टूरिज़्म को लेकर, ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको सीधा मेंस के अंदर हेल्प कर सकता है। इंटरव्यू में आप ये फैक्ट्स लेकर सीधा सामने बोल सकते हो। तो दोस्तों वर्ल्ड टूरिज़्म डे 2023 के बारे में वन डे एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने है। जैसे हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है, हर साल 27 सितंबर, यानी परसों यहाँ पर ऑलरेडी ये हो चुका है। इसके थीम की बात करेंगे तो थीम है टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसका मेन पर्पज़ है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करना। इंपॉर्टेंस से अगर हम देखें तो इसका मेन मकसद यही है कि जो टूरिज़्म होता है, जब लोग एक दूसरे के देश जाते हैं घूमने के लिए, तो उससे
कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है एक पर्टिकुलर कंट्री को, कितना ज़्यादा यहाँ पर कॉपरेशन बढ़ता है आपस में एक दूसरे के देश के लोगों के बीच में। इन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर जो ये जागरूकता है वो फैलाना भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है वर्ल्ड टूरिज़्म डे का। और इसको लेकर अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, और उसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। लोकेशन की बात करेंगे तो बाली यानी इंडोनेशिया के अंदर में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको, सॉरी ये पिछले साल की लोकेशन है शायद, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है, अभी चेक करता हूँ, इसको चेक करके आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पर इस जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, तो उनका नाम है जोराब पोलोली काशविली। ये बेसिकली यहाँ पर इनका सेक्रेटरी जनरल का नेम है, ठीक है। ये कुछ बेसिक डेटा हो गया। नाउ अब आते हैं यहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म डे के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 1980 से इसको लगातार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जो टूरिज़्म है इसका स्टेटस भारत के अंदर में क्या है, इसकी स्थिति टोटल भारत में क्या है। सबसे पहली चीज़, इंडिया का जो टूरिज़्म सेक्टर है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान है हमारी दुनिया की इकॉनमी के अंदर। जैसे अभी मैंने आपको दुनिया की इकॉनमी के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था साइकी मिशन के दौरान, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इंडिया 6ठे नंबर पर आता है, जो कि भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है ये 6ठे नंबर पर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर में, ठीक है। जो ओवरऑल दुनिया भर की इकॉनमी है उसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जबकि दुनिया भर के और भी बहुत सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी देश की इकॉनमी में जोड़ते हैं, हमारे दुनिया की इकॉनमी में जोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों बात यहाँ पर ये की जा रही है कि भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो देश की इकॉनमी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। मैं आपको बता दूँ 2021 में इंडिया ने 178.0 बिलियन US डॉलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। फिर जब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो भारत का जो टूरिज़्म सेक्टर है इसने 2020 में लगभग 6.96 बिलियन डॉलर्स जो ये अमाउंट है ये कमाया था, ये अर्न किया था अपने टूरिज़्म की वजह से। तो ये जो अमाउंट है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा पैंडेमिक के बाद में, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से जो ये टूरिज़्म सेक्टर है ये हमारे ही नहीं दुनिया भर का बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था। अब बात यह है कि 2020 में, साल 2020 में जो भारत का टूरिज़्म सेक्टर है इसके अंदर लगभग 39 मिलियन लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, यानी ये सेक्टर लगभग 39 मिलियन जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सेक्टर इतना बड़ा है कि हमारे देश का लगभग 8% जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो इसी सेक्टर में है। 2029 तक मेंशन किया जा रहा है कि लगभग 53 मिलियन के आसपास ऐसे लोग होंगे जो कि इसी सेक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी नौकरी से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि भारत में कई सारी चीज़ें घूमने के लिए, जिसको घूमने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। इंडिया के अंदर में 40 अलग अलग साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अब तो खैर ये कितनी हो चुकी हैं आपको बताना है। वैसे मैंने आपको अभी कल भी पढ़ाया था, शायद परसों पढ़ाया था, कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनकी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो भारत के टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में वो नंबर बताओ, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पुराना नंबर बता रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले 40 साइट्स थी लेकिन अभी बढ़ चुकी हैं, तो कितनी हो चुकी हैं आपको बताना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो लेटेस्ट वाली हैं वो लेटेस्ट वाली ये भी नहीं है, लेटेस्ट वाली दूसरी हो चुकी हैं, आपको पता है वो कौन सी हैं, ठीक है। अभी मैंने परसों या कल पढ़ाई, या शायद मुझे लग रहा है शायद कल पढ़ाई थी, कल मैंने आपको टेम्पल्स के बारे में पढ़ाया था, याद है ना, तो कल ही मैंने पढ़ाया था शायद। तो आपको बताना ये नंबर, क्योंकि पता होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत का जो मेन मकसद है टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट करने के ऊपर, इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव हो गया, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, देखो अपना देश इनिशिएटिव। इस प्रकार के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि दुनिया भर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इंडिया देता है, ये अमाउंट थोड़ा सा ही कर लेना, ठीक है, ऊपर आगे आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में, ठीक है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पर लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है। आज मैं आपको सब कुछ A to Z बताऊँगा। ये 5 आँख वाला ये ग्रुप है क्या, ये 5 देशों को बेसिकली बिलोंग कर रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, काम कैसे करता है, इसको लेकर क्या क्या चिंताएं हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पिछले कुछ समय से ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है।
नाउ फाइव आइज अलायंस की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 5 देश हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड साथ ही साथ में यूएस। तो इन 5 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना है। कई सारे एग्जामिनेशंस में आने वाले समय पे ये 5 नाम आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये देशों का एक पूरा का पूरा ये ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम लोग 5 अलायंस के नाम से जानते हैं। इसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिलती हैं, ये कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में कुछ बातें हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हो गए, कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, उसको लेकर आपस में डिस्कशन करती हैं, आपस में कोलैबोरेशन करने का काम करती हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जो ये 5 अलायंस है, ये धीरे धीरे 9 आईज भी बन गया और 9 के बाद में यहाँ पर ये 14 आईज भी बन चुका है। ठीक है, ये ग्रुप एक्सपैंड हो चुका है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब हम बात करते हैं 5 आईज की, 5 अलायंस कंट्रीज़ के, तो उसमें 5 कंट्रीज़ ये आती हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 9 आईज की, तो इन पाँचों में ये 4 कंट्रीज़ ऐड हो जाती हैं। तो 5 + 4 9। कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ ऐड हो जाती हैं? डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे। और जब 14 की बात करते हैं तो ये तो 9 पूरे के पूरे हो गए ऊपर। उसके साथ साथ 5 कंट्रीज़ और ऐड हो जाती हैं, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन। ठीक है, तो ये जो अलायंस है 5 आइज़ वाला भी है, 9 आइज़ वाला भी है और 14 आइज़ अलायंस भी है। लेकिन न्यूज़ में यहाँ पर ये 5 आइज़ अलायंस आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसके फीचर्स के बारे में आपको बताया, कई सारे डिस्कशंस यहाँ पर आपस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना को कैसे टैकल करना है ना, चाइना से कैसे लड़ना है, उसके लिए सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो साथ में इकट्ठा हो जाती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये जो 5 आइज़ अलायंस है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कैसे ये ग्रुप बनकर आया था। तो दोस्तों यहाँ पर इस अलायंस का जो ओरिजिन है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ट्रेस करते हुए जाता है, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान यहाँ पर ये और पूरा का पूरा ग्रुप है ये बनकर आया था। यूके और अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम आपस में क्या करेंगे, अपने इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। ये सब कुछ कब हो पाया था? जब जर्मनी और जापानीज़ जो कोड्स हैं, इनको ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर पाए थे। उसके बाद जाके यूके और यूएस ने डिसाइड किया कि इंटेलिजेंस वगैरह हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। इस प्रकार के डिसीजंस यहाँ पर होते रहते थे, अलग अलग एग्रीमेंट्स होते रहते थे। और दोस्तों इसी दौरान साल 1943 में ब्रिटेन और यूएसए दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया जिसको नाम दिया गया ब्रूसा। तो ब्रिटेन और यूएसए के बीच में जो एग्रीमेंट था, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट माना गया। और आने वाले समय पर ये जो एग्रीमेंट है, ये ब्रूसा से यूकूसा बन गया, यानी कि यूके और यूएसए वही कंट्रीज़ हैं, बट यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो ब्रूसा वाला जो एग्रीमेंट था दोस्तों, इसको साइन किया गया था ताकि जो ये इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है दोनों देशों के बीच में, उसको शेयर की जा सके। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस को सपोर्ट कर रही थी यूरोप के अंदर में। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसी चीज़ को फोकस करते करते यूके यूएसए वाला एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको यूकूसा के नाम से जानते हैं। इसको 1946 में साइन किया गया और धीरे धीरे करके यहाँ पर इसी यूकूसा वाले एग्रीमेंट को कई सारी कंट्रीज़ ने और ज्वाइन किया। फॉर एग्जांपल, कनाडा ने 1949 में ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसको 1956 में ज्वाइन किया। तो 2 कंट्रीज़ तो थी पहले से, अब उसके बाद में 3 और जुड़ गई। तो ये टोटल 5 कंट्रीज़ का अलायंस बन चुका था, 5 कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप बन चुका था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था, ये जो एग्रीमेंट था, इसके बारे में कोई ज़्यादा ऑफिशियली नहीं जानता था। 1980 से यहाँ पर ये काम कर रहा है, लेकिन किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन 2010 में ये जो यूकूसा नाम का जो एग्रीमेंट था, इसको लेकर कुछ फाइल्स यहाँ पे रिलीज़ की गई थी, जिसके बाद इस 5 आइज़ अलायंस के बारे में हमको सब कुछ पता चला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, जो ये 5 आइज़ अलायंस है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहला, जो ये देश है ना, ये आपस में एंगेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई सिक्योरिटी का मामला है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का मामला है, उस मैटर्स में आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाल ही में क्या होता है भाई, चाइना को ये कंट्रीज़ टैकल करना चाहती हैं। चाइना के रिलेशंस देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ के साथ में ख़राब है। कनाडा के साथ में चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं पिछले G20 समिट के बाद में। यूएसए के साथ में ख़राब हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में लंबे समय से यार रिलेशंस ख़राब हैं। ये वो कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर इन 5 देश का एक कॉमन इंटरेस्ट है, क्या कि चाइना जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको बैलेंस करना, इसको कंट्रोल करना। अब इसके लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है, 5 कंट्रीज साथ में मिलकर एग्रीमेंट करेंगी, साथ में मिलकर मैटर्स को लेकर डिस्कशन करेंगी। ऐसे तो चल रहा है। तो इनका ऐसे ये काम करते हैं भाई, जहाँ पर इन 5 कंट्रीज़ का कॉमन इंटरेस्ट होता है कि भाई हाँ, ये 5 के हित में है, उसको लेकर डिस्कशन करते हैं, उसी को लेकर सारा का सारा जो अपना कारोबार है वो आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। समझ गए? आगे आते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों पहले इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अपने लोवेस्ट लेवल पर आ चुके हैं। तो ये जो 5 आइज़ अलायंस है, ये जो पूरा ग्रुप है, इन्होंने किस तरीके से एक अपना रोल निभाया है इंडिया कनाडा के इशू में, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है।
सबसे पहला, जैसे अगर आप यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया की देशों की बात करोगे, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तीनों वो देश हैं जिनके रिलेशंस भारत के साथ में जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं भारत और कनाडा की, तो भारत और कनाडा के संबंध पिछले कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, स्पेशली खालिस्तानी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि कनाडा कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवाता आया है। ये चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं और दुनिया भर को दिखाई पड़ रही हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि कनाडा इनका सगा भाई है, सगा भाई कहेंगे भाई, ये जो फाइव आइज अलायंस ग्रुप है बहुत पुराना है, अभी नया थोड़ी ना है, क्योंकि कनाडा इनका बहुत करीबी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्टिव है, इनका बिल्कुल कह सकते हो साथ का है, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को टैकल करने में इनकी मदद करेगा। तो ये जो अलायंस है इनमें कनाडा भी है, तो यहाँ पर ना इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। दूसरी तरफ इन कंट्रीज़ का ये भी देखना है कि भाई जैसे चाहे आप यूके ले लो, यूएस ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, ठीक है, इन तीनों ही कंट्रीज़ के रिलेशंस भारत के साथ में भी अच्छे हैं। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इनका समर्थन है थोड़ा बहुत, वो कनाडा के पास में देखने को मिला है, ठीक है। यूएसए का समर्थन भी आपको कनाडा के पास में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, सॉरी यूएसए का समर्थन, तो क्योंकि पास में अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वो दोनों, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग फाइव आइज़ वाले ग्रुप को अगर आप देखते हो, तो इनका भी सपोर्ट जो कनाडा है उनको ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कनाडा ऑब्वियस सी बात है बहुत पुराना दोस्त है, और बहुत पुराना दोस्त होने के साथ साथ यहाँ पर आगे भी बहुत हेल्प करेगा कुछ कंट्रीज़ को टैकल करने में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी यहाँ पर नज़र आई हैं। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली फाइव आइज अलायंस क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में, तो एग्जामिनेशन में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दोस्तों, वो बढ़ चुका है, $9.2 बिलियन के आसपास ये हो चुका है। व्यापार में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप कह सकते हो इन डेटा से कभी नहीं पूछा जाता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो फिर क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में? जब भी क्वेश्चन आएगा इकॉनमी से संबंधित, तो ये डेटा आपका हेल्प का नहीं है। आपको सीधा जो हेल्प करेगा वो है कॉन्सेप्ट इकॉनमी का। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर में, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, $9.2 बिलियन, सॉरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, $9.2 बिलियन हो चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि हमारा जो इम्पोर्ट है दोस्तों, वो इम्पोर्ट पिछले कुछ समय पर बढ़ चुका है और एक्सपोर्ट हम लोगों ने कम किया है, ठीक है। अब हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, हम लोग अलग अलग देशों को जो सामान बेच रहे थे वो कम बेच रहे हैं, लेकिन उनसे खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत सारी जो करेंसी है वो बाहर जा रही है अलग अलग देशों में, समझ गए, और हम लोग कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अभी इस साल में क्वार्टर 1 में $9.2 बिलियन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, यानी इंडिया को बहुत बड़ा घाटा हो चुका है। यानी ये जो $9.2 बिलियन है ना, इतना घाटा भारत फेस कर रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की फुल फॉर्म क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट इज व्हेन वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपोर्ट्स। यही तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे देश का गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट बढ़ जाए, हम ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं अलग अलग देशों से, लेकिन उनको बेच हम बहुत कम रहे हैं या ना के मात्रा में बेच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमें ही तो घाटा होगा। इसी को हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट की तरह एक और टर्म आता है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का कहने का मतलब है कि जो सरकार के खर्चे हैं, जब सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाएं और इनकी अर्निंग, सरकार की कमाई कम हो जाए, खर्चे ज़्यादा और कमाई बहुत कम, तो ये अगेन ये भी कहीं पे घाटे वाला सौदा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, खर्चे हो रहे हैं, कमाई बहुत कम हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स रिसीट्स। समझ गए? तो ये यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, अगर ये दोनों साथ में एक देश फेस कर रहा हो तो ये दो घाटे हो रहे हैं इंडिया को। और इससे मैं आपको बता दूं, सीधा उस देश का स्टॉक मार्केट है, जो इन्वेस्टर्स, जो निवेशक है, उनके ऊपर असर पड़ता है। निवेशक पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, स्टॉक मार्केट पूरा हिलने लगता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की समझ में आई। तो इंडिया भी ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कोई कंट्री फेस कर रहा होता है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या असर पड़ेगा?
सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा हमारे अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकॉनमी, उसका स्टॉक मार्केट और लोगों का जो निवेश है उसको अफेक्ट करता है। जब वो देखेंगे भाई यहाँ पर स्टॉक मार्केट हिल रहा है, सरकार के पास में कुछ नहीं है, सरकार के पास में घाटा बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट तो निकाल लेंगे, ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट आना था विदेशों से वो इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो जाएगा। ये बेसिकली इम्प्लीकेशन है। दूसरा, यहाँ पे जब इस तरीके से कोई कंट्री घाटा फेस कर रही होगी तो इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि देखो, अगर ये जो प्रॉब्लम हो गई, जब ये घाटा ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर सीएडी कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा मतलब घाटा कम होगा, तो क्या होगा, घाटा कम होगा तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के निवेशक हैं, वो सोचेंगे यार ये कंट्रीज़ थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे में चल रही है, ज़्यादा अमाउंट कमा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा कंट्री की करेंसी है, देश की करेंसी जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकेगी अगर किसी देश का सीएडी कम है, लेकिन अगर सीएडी ज़्यादा है तो उसको उतना ही भुगतान करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये इसके इम्प्लीकेशंस हो गए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आप इंटरव्यू में बैठो, अगर आपका इकॉनमी ऑप्शनल है या इकॉनमी के तौर पर अगर आप यहाँ पर कोई अलग से कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो, इकॉनमी फेवरेट है या कुछ भी चीज़ है, तो उस बेसिस पे आपसे दबा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका इकॉनमी के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़ता है, क्या बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहला असर है वीक करेंसी। जब भी यहाँ पर एक किसी देश का इम्पोर्ट, जो वो सामान मंगा रहा है, वो ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, हम बेच कम रहे हैं, केवल खरीद ही रहे हैं विदेशों से, तो इसकी वजह से जो हमारे देश की करेंसी है इसकी डिमांड बुरी तरह से गिर जाती है, इसकी डिमांड कम हो जाती है, इससे हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, डॉलर्स के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने लगती है। इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट है और महंगा हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, अब हमें विदेशों में थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और ज़्यादा पैसा दे देकर उतना ही सामान खरीदना पड़ रहा है जितना पहले खरीद रहे थे। फिर ज़्यादा पैसा देकर खरीदेंगे तो देश में ज़्यादा महंगा भी बेचेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सबसे जो बुरा असर पड़ता है करंट अकाउंट डेफिसिट का हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर में, वो है सबसे पहला वीक करेंसी। दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो है डेट एक्युमुलेशन। डेट एक्युमुलेशन का मुद्दा क्या है दोस्तों, जब यहाँ पर एक कंट्री, जब एक देश कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर उधारी में दबा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी सरकार ने इतना सारा लॉस फेस कर लिया है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है उस देश से, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी महंगा कर रहे हैं, देश में महंगाई है, तो इस वजह से उनको बहुत सारा पैसा बोरो करना पड़ता है इधर उधर से, ताकि जो ये घाटे वाला गैप चल रहा है उसको भरा जा सके। तो जब इधर उधर से पैसा बोरो करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर जो उधारी है, जो डेट लेवल से वो बढ़ जाते हैं, और आपको पता है कि उधारी हर किसी को नुकसान में ही पहुंचाती है। जब भी यहाँ पर किसी देश के ऊपर उधारी बढ़ जाएगी तो उसकी इकॉनमी के ऊपर एक बुरा असर ही पड़ेगा, उसकी छवि भी खराब रहेगी उस पर्टिकुलर कंट्री की दुनिया भर में, प्लस ये टेंशन रहेगी वो पैसा कैसे हमें चुकाना है आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम्स को कैसे सुधारा जा सकता है, तो आप जवाब क्या दोगे, है ना, ये भी तो पूछा जा सकता है, तो क्या जवाब दोगे। सबसे पहला, एंकरेज एक्सपोर्ट। कहोगे बहुत सिंपल है भाई, यही तो करना है, एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है। अगर आप अपने देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दोगे तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे होंगे अब की बार खर्च करने की जगह। तो कहोगे ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन ये करेंगे कैसे, इसमें क्या करना होगा ये भी तो बताना चाहिए। तो सरकार को इसके लिए क्या करना होगा, जो इंसेंटिव्स हैं, जो अलग अलग कुछ अमाउंट है, कुछ गिफ्ट्स हैं, वो सब प्रोवाइड करवाना पड़ेगा हमारे एक्सपोर्टिंग प्रोसीजर्स के अंदर में। एक्सपोर्ट करने को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो नियम कानून है, उसको और ज़्यादा सरल करना पड़ेगा। और प्लस यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ में हमें अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, जिससे हमारे देश के एक्सपोर्ट को फ़ायदा हो सके, ऐसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। इसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो कह सकते हो वो दूसरा जो तरीका है जिससे हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं वो है प्रमोट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। यानी कि अभी क्या हो रहा है, हमारा देश बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा सामान को इंपोर्ट करते हैं तो अगेन वही प्रॉब्लम आती है ट्रेड डेफिसिट की, केवल इंपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस पे हमें फोकस करना होगा कि जो हम सामान विदेशों से मंगा रहे हैं उसके बजाय हमें वो सामान अपने देश में ही बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा अपने देश में ही, जितने गुड्स एंड सर्विसेज उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, गुड्स तो स्पेशली यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने होंगे, बनाने होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, बाकी भी फ़ायदे होंगे, और कहीं ना कहीं इससे जो इकॉनमी है वो भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकेगा। कहोगे करेंगे कैसे, ये तो ठीक है कर सकते हैं, करेंगे कैसे। तो इसके लिए अगेन जो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने होंगे।
और इसके बजाय एक और काम भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम अलग अलग देशों से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दो, टैक्सेस लगा दो, ड्यूटीज़ लगा दो, वो सामान इंडिया में ज़्यादा महंगा बिकेगा। अलग से टैक्सेस बाहर वाली जो कंट्रीज़ हैं उनको देने पड़ेंगे हमें। तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट है ऑलरेडी, सॉरी, जो वो देश हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश का जो इंपोर्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, रुक जाएगा, और उतने में ही हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशन, उसका जो दूसरा तरीका वो यह है जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को संभाला जा सकता है। तीसरा कदम क्या है, वो है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। यह भी ज़रूरी है। देखो, जब तक डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर में एक हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा, तब तक आपको हेल्दी सर्विस, अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो हमें अपने देश में प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को अपने देश की इकोनॉमी के अंदर में बढ़ाना होगा, जिससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। कहोगे ये कैसे होगा? तो उसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर में, और एजुकेशन में भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद जाकर यहाँ पर ये सारा का सारा जो काम है वो हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपके सारे के सारे जो बेसिक डेटा है, फैक्ट्स है, वो यहाँ पर हो गए। अब दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। आज आप सभी एडिटोरियल, दोनों एडिटोरियल पेजेस को देखोगे, आपको कुछ भी काम का नहीं मिलेगा। वैसे इसी एडिटोरियल में से एक एडिटोरियल हमारा फाइव आइज अलायंस को भी था, वो लेकर था, वो फाइव आइज अलायंस हमने डिस्कस कर लिया है। जो दूसरा मेन आर्टिकल हमारा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ये वाला है। एक लौता आर्टिकल है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल बात करता है बेसिकली ऑर्गन डोनेशन के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से भारत में ऑर्गन डोनेशन के अंदर में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और उसका सुधार हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री से सीख सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि हमारे देश में किडनी की प्रॉब्लम से मरने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन उनको जो दूसरी किडनी है वो मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि भारत में किडनी डोनेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से चलता है। एक तो होता है यहाँ पर चेन वाला फॉर्म, एक होता है दूसरा तरीका। तो दोनों ही तरीके मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, उसके बारे में भी डिटेल से आर्टिकल मिलेगा। 3 लोगों ने मिलकर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। इस एडिटोरियल के सारे जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको अलग से यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो राइटर का यहाँ पर कहना है कि जो भारत के अंदर ऑर्गन शॉर्टेज है, जो अंगों का शॉर्टेज है, वो बहुत ज़्यादा है। जब बात आती है किडनी के ऊपर तो ये चिंता वाली बात है। साल 2022 में राइटर ने बोला कि साल 2022 में 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ ऐसे थे जिनको कहीं ना कहीं किडनी चाहिए थी, किडनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उनके जीवन को आगे बचाने के लिए। लेकिन ये 2 लाख पेशेंट थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनको मिली नहीं किडनी क्या? नहीं, मिल नहीं पाई सबको। क्यों? क्योंकि किडनी, ज़रूरत जिसको किडनी है वैसी लोगों की संख्या 2 लाख है, लेकिन किडनी देने वाले लोग कितने थे? केवल 7500, 7500। ज़रूरत जिनको थी वो 2 लाख, देने वाले, ट्रांसप्लांट करवाने वाले केवल 7500, यानी 3.4% केवल और केवल। तो कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस बहुत सारे हैं, माल नरिशमेंट है, ओवर क्राउडिंग है, साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो सबसे मेन कॉमन प्रॉब्लम है भारत के अंदर में वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़। हमारे जो किडनी है उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश की जितनी आबादी है 17% जो पॉपुलेशन है वो इसी किडनी डिजीज़ से गुजर रही है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना यहाँ पर एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट करवाते रहोगे। क्योंकि अगर किडनी आपकी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए क्या है, बहुत सारी तरीके होते हैं करने के। भाई ट्रीटमेंट चलती रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है, अलग अलग थेरेपीज चलती रहती हैं। तो उसके बजाय सीधा किडनी चेंज क्यों ना करवा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, बात ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी, पेशेंट के लिए आसान भी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। यानी जो पैसा लगना होगा भाई एक बार में लग जाएगा, ज़िंदगी भर का रोना नहीं रहेगा कि भाई रोज़ रोज़ पैसे लग रहे हैं, रोज़ यहाँ पर जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, कभी ये करना पड़ रहा है, कभी ये करना पड़ रहा है। बस एक बार यहाँ पे काम करना होगा। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो। लेकिन इंडिया में ये ऑर्गन डोनेशन बहुत कम चलता है, जबकि दूसरे कंट्रीज़, यूएस में देखोगे या दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़, या फॉर एग्जांपल स्पेन का एग्जांपल ले लो। आज के समय में दुनिया में स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करवाया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यूएस के अंदर, तो बाकी स्पेन के अंदर या दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ सभी जगह पर ट्रांसप्लांटेशन तेज़ी से हो रहा है। लेकिन इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, भारत के अंदर डोनेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि भारत में ऑर्गन डोनेशन करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, और बहुत सारे ऐसे नियम कानूनों की वजह से यहाँ पर लोग जो करना चाहते हैं वो करवा नहीं पाते। और ऑब्वियस बात है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्गन डोनेट करना ही नहीं चाहते। ठीक है, एक तो होती है मिस इन्फॉर्मेशन भी, कि भाई एक भी अंग डोनेट कर दिया तो उसके बाद इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी यहाँ पर जो लोग हैं वो ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से जो पेशेंट है उनको किडनी दी जा सकती है।
जो पहला तरीका होता है कि भाई एक मरा हुआ व्यक्ति हो, एक इंसान की मृत्यु हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर उनकी किडनी डोनेट की जा सकती है। अब उनके बॉडी का एक अच्छा यूज़ यही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इंडिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपना जो भी डेड बॉडी होती है, यानी जो उस डेड बॉडी के जो परिवार वाले, ऐसे बहुत कम परिवार वाले होते हैं जो उस डेड बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में इस डोनेशन की बहुत कमी है, जबकि भारत के अंदर हर साल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत मृत्यु होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन डेड बॉडीज़ का ऑर्गन डोनेशन नहीं किया जाता था। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर यही देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें से ऑर्गन डोनेट ज़्यादा हो रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम पीछे रह गए। तो एक तरीका तो यह है कि जो एक तरीके से जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस मरे हुए इंसान की ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है, स्पेशली किडनी। वो डिपेंड करता है कि वो जो डेड पर्सन है उसकी हेल्थ कैसी थी, कहीं उसकी किडनी ख़राब तो नहीं थी, ठीक है, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा जो तरीका है वो यहाँ पर है फ्रेंड से बोल देना, दोस्त से बोल देना, भाई अपने रिलेटिव से बोल देना, भाई हमें किडनी डोनेट कर दो, हमारी किडनी ख़राब है, बोल देना सीधा। वो यहाँ पर अगर उसकी वो जो डोनर है, वो किडनी देने वाला है, वो मान गया और उसका जो कहीं ना कहीं वो अगर आपके बॉडी के साथ कंपेटेबल बैठा है, नहीं ब्लड टाइप, टिश्यू टाइप, ये भी होना ज़रूरी है ना भाई, एक ही ब्लड ग्रुप होना चाहिए, टिश्यूज़ एक ही होने चाहिए, अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो यहाँ पर वो फ्रेंड आपका डोनेशन दे सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, डोनेशन करते वक्त ये जो दो बॉडीज़ हैं इनमें कंपेटेबिलिटी बैठती नहीं है, कभी कुछ चीज़ मैच नहीं करती, कभी कुछ चीज़ मैच नहीं करती है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो ऑर्गन डोनेशन है वो कम हो जाता है। वैसे ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है जिसकी वजह से किडनी को डोनेट किया जा सकता है। अब आप कहोगे अभी तो आप 4 मेथड बता रहे थे, ठीक है, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। अब 2 मेथड जो हैं वो थोड़े अलग हैं। बाकी जो 2 मेथड हैं, एक होता है किडनी स्वैप और एक होता है किडनी चेन। ये 2 इनोवेटिव तरीके हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ इसको अपना रही हैं, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं इन दोनों ही मेथडों में कुछ दिक्कतें हैं। बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून हैं, जिसकी वजह से जो कुछ प्रॉब्लम्स हमको होने लगती है। तो अब पहला क्वेश्चन ये कि सर ये किडनी स्वैप और किडनी चेन क्या होता है, आओ पहले यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जब बात करते हैं दोस्तों किडनी स्वैप की, तो किडनी स्वैप में सपोज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, 2 अलग अलग अजनबी लोग हैं, 2 अजनबी लोग हैं, एक है सुनीता, ठीक है, एक है सुनीता और ये सुनीता का हो गया हस्बैंड। दूसरी यहाँ पर जो आपको ये गर्ल दिख रही है ये है जोया, और ये हो गया यहाँ पर मतलब जोया की फ्रेंड हो गई, कोई भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हस्बैंड ही ले लेते हैं, स्पाउस ही ले लेते हैं, स्पाउस ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब समझने में थोड़ा आसानी होगी। सुनीता का हस्बैंड, और यहाँ पर आप कह सकते हो ये हो गई जोया और जोया का हस्बैंड, ये 4 लोग हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर सुनीता और जोया दोनों अजनबी हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो सुनीता के स्पाउस हैं, यानी कि सुनीता के जो हस्बैंड हैं, ये इनकम्पेटेबल हैं विद हर, यानी कि अगर ये किडनी डोनेट करना भी चाहें इनको तो वो किडनी डोनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप या टिश्यूज़ वगैरह कुछ मैच नहीं कर रहे हैं इस वजह से। और यही सेम प्रॉब्लम जोया के साथ भी है, यही सेम प्रॉब्लम जोया के साथ भी है। वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि भाई ये इनके साथी जो इनके जीवन साथी हैं वो इनको किडनी दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही टिश्यूज़ कोई मैचिंग हो गई या बॉडी कंपेटेबल नहीं बैठ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो किडनी नहीं दी जा सकती इनको। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अगर सुनीता का जो यहाँ पर ये हस्बैंड है या सुनीता का जो ये जीवन साथी है वो कंपेटेबल है जोया के साथ में, यानी इस पर्सन की जो किडनी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस दूसरी वाली जो यहाँ पर कह सकते हो जो लेडी है जोया, उसको लग सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बॉडीज़ कंपेटेबल हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह कंपेटेबल है। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी किडनी इसको लग सकती है तो उसकी किडनी इसको लगा दी जाएगी। और दूसरा यहाँ पर सुनीता की किडनी अगर यहाँ पर जोया के हस्बैंड को लग सकती है तो यहाँ पर वो उसको लगा दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो सुनीता का जो स्पाउस है वो अगर यहाँ पर कंपेटेबल है जोया के साथ में, और जोया का जो स्पाउस है वो यहाँ पर कंपेटेबल है सुनीता के साथ में, ठीक है। जोया का जो स्पाउस है, अभी मैंने कुछ बोल दिया था ना, उल्टा बोल दिया था। तो जोया का जो स्पाउस है वो कंपेटेबल है सुनीता के साथ में। तो अगर ये ऐसे यहाँ पर एक्सचेंज वाला ऑफर है तो वो एक्सचेंज करके यहाँ पर किडनी को लगा सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी एक्सचेंज वाला प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गन एक्सचेंज वाला प्रोसेस, जिसमें यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, 2 अलग अलग कपल्स हैं, बट यहाँ पर उनकी किडनीज आपस में मैच नहीं हो रही तो वो एक दूसरे को दे सकते हैं, यानी एक दूसरे के कपल्स में एक दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किडनी एक्सचेंज। और जो दूसरा प्रोसेस किडनी स्वैप हो गया, यानी स्वैपिंग करवा दी एक दूसरे के बीच में। अब आता है किडनी चेन। किडनी चेन में यहाँ पर लोग जुड़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला यहाँ पर एक व्यक्ति देखने को मिल जाएगा जो कि अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, यानी कि अपनी मर्जी से दान देना चाहता है एक पर्सन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो पर्सन है लैंस बेयर, ये पहला व्यक्ति है जिसको यहाँ पे क्या हुआ, ये किडनी मिल गई। सो किडनी की ज़रूरत थी, ऊपर यहाँ पर ये देनदाता था,
दानी था, इसने यहाँ पर ये किडनी डोनेट कर दी इसको। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, कह सकते हो कि इसकी जो वाइफ है आगे आगे यहाँ पर इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ किसी और को डोनेट कर देगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसका दोस्त या उसके घर का परिवार किसी और को डोनेट कर देगा। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर चेन चलती रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किडनी चेन। ठीक है, एक दूसरे की किडनी को यहाँ पर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चलते रहता है ये पूरा प्रोसेस, को किडनी चेन बोला जाता है। सिंपल सी बात है। तो किडनी स्वैप और किडनी चेंज, ये किडनी चेन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस खाली एक में लगातार यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन और तीसरे पर्सन में चौथे पर्सन, यानी कि ये जो व्यक्ति था इसने इसको किडनी दी, इस व्यक्ति के वाइफ ने किसी और को किडनी दे दी, उस व्यक्ति के दोस्त ने किसी और को दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर उसके दोस्त के यहाँ पर हो सकता है परिवार वाले ने किसी और को दे दी। तो ऐसी चेन चलती रहती है, उसको बोलते हैं किडनी चेन। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन इंडिया में दोनों ही तरीक़ों में दिक्कत है। चाहे आप यहाँ पे स्वैप ले लो, तो स्वैप वाला जो ट्रांसप्लांट है ये इंडिया में लीगली है, लीगली अलाउ है, इंडिया में आप कर सकते हो, लेकिन परमिशंस के तौर पर। ठीक है, भले यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में अलाउ है, ये आराम से किया जा सकता है। लेकिन किडनी चेन वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है। किडनी चेन वाले प्रोसेस में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक किसी को कुछ मिलेगा नहीं तब तक वो आगे गेन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये परिवार था, इनमें इस व्यक्ति को किडनी मिली, उसी के बाद यहाँ पर ये डोनेट करेंगी। इनको किडनी नहीं मिलेगी तो ये डोनेट नहीं करेंगी, समझ गए। तो यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ है, वही हस्बैंड को किडनी मिली तब यहाँ पे वाइफ ने अपनी किडनी डोनेट करी आगे, समझ गए। ये प्रोसेस चलता है चेन के अंदर में, लेकिन अगर यहाँ पर इसी को नहीं मिलती तो आगे डोनेट नहीं होती। तो यहाँ पर इस चेन वाले प्रोसेस में दिक्कत यह है कि पहले हमें अपने आप को गेन करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे अगर खुद को मिलेगी, उसके बाद जाके यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है वो आगे डोनेट करेगा तीसरे पर्सन को, समझ गए। लेकिन इनमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। जब भी ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो इंडिया में ऑर्गन डोनेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वो हर चीज़ में देखने को मिली है, ब्लैक मार्केट। अब ब्लैक मार्केट के दौरान यहाँ पर हो सकता है कि भाई किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किडनी की, और दूसरा पर्सन है जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन एक पर्सन ऐसा जिसको बहुत ही अभी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसकी मृत्यु होनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो किडनी देने वाला पर्सन है वो कभी कभी यहाँ पर बिकाऊ हो जाता है, किडनी बेचनी भी शुरू हो जाती है, और जो ज़्यादा पैसा देगा उसको यहाँ पर वो किडनी दे दी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक ब्लैक मार्केट का इशू देखने को मिलता है, उसको लेकर इंडिया में अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो अपराध है, क्योंकि हम लोग ऑर्गन डोनेशन को कभी भी व्यापार की तरह नहीं देख सकते। अगर व्यापार की तरह हमने देखना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर चिंता ये हो जाएगी, भाई एक दूसरे को काट पीट के ऑर्गन्स बेच रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वो चीज़ें बिल्कुल क्राइम है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत को कहीं ना कहीं नए नए इनोवेशंस की ज़रूरत है। वैसे भारत के पास में ये रिफॉर्म्स हैं, हमने किडनी चेन और किडनी स्वैप दोनों ही प्रोसेस इंडिया में चलते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सीखना होगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और नेदरलैंड, यूएसए जैसे देशों से, क्योंकि इन देशों के अंदर में अल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस को अलाउ कर रखा है। यानी कि कोई भी पर्सन अपने मन से अगर कोई भी दान करना चाहता है, अंग दान करना चाहता है, तो वो कर सकता है। स्पेन, यूके, ये सब कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, इनके पास में बहुत सारे किडनी चेन और स्वैप्स के रजिस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन कंट्रीज़ में चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, करना आसान नहीं है, या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या लोगों को पता नहीं है कैसे यहाँ पर डोनेट करना है, या पता है तो आगे का प्रोसेस बहुत आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेट है, या उनको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, या तीसरा कोई व्यक्ति आगे बता देता है, मिस इन्फॉर्मेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इंडिया में देखने को मिलती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले देशों के नाम मैंने लिए हैं उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम हज़ारों लोगों की जो ज़िंदगी है वो बचा सकते हैं, कैसे हम ऑर्गन डोनेशन को अपने देश में इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी थोड़ा ईज़ करना पड़ेगा ताकि हम सारी चीज़ों को अलाउ कर सकें। समझ गए दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा ना। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। आज के डिस्कशन बस इतना ही था, ठीक है। ये वैसे मैं काफ़ी बार आपको ऑर्गन डोनेशन के बारे में बता भी चुका हूँ। नाउ यूपीएससी का 2023 का जो क्वेश्चन था, फटाफट इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ पर आपको 4 अलग अलग बॉडीज़ के नेम दिए गए हैं, ठीक है। 4 अलग अलग बॉडीज़ हैं, इनमें से बताना है कितनी बॉडी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक बॉडी हैं। तो इसका सही उत्तर है केवल 1। इनमें से केवल, इन चारों में से केवल एक बॉडी जिसके बारे में संविधान में मेंशन किया गया है, वो कौन सी है? वो केवल पहली वाली है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक समय पर स्टैचुरी बॉडी हुआ करती थी, जिसको एक कानून के माध्यम से लाया गया था। बाद में इसको संवैधानिक स्टेटस मिला 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसके बाद इस बॉडी को आर्टिकल 338B के अंदर में इंसर्ट कर दिया गया।
तो अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज़ वाई केवल पहला वाला इज द करेक्ट आंसर, बाकी यहाँ पर ये तीनों हमारी संविधान में कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, तो ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। दिस इज अ साउंड फ्रॉम द वैली। भाई मैं आवाज़ कितनी ही ज़्यादा फोकस कर लूँ इसको हार्ड करने के लिए, बट क्वेश्चन ये